second part of our blood series under animal physiology. In the previous video, we discussed the basics of blood, and today we will dive deeper into two main topics: components of blood and synthesis of plasma proteins. So, plasma is made up of 92 to 93% of water, and remaining 7 to 8% consists of wide variety of dissolved substances. सब्सटेंसेस कौन कौन से डिजॉल्व सब्सटेंसेस कौन कौन से इसमें? प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, हॉर्मोन्स, वेस्टर्स, गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. प्रोटीन्स में हमारा कौन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फाइब्रिनोजन. बेसिकली ये जो प्रोटीन्स है बहुत ज़रूरी हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, क्लॉटिंग के लिए. देन वी हैव फैट्स जिसमें कि हमारे लिपिड्स आते हैं, ये हमारी एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. शुगर्स में जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये एक क्विक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है. अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ न्यू प्रोटीन्स, नए प्रोटीन्स बनाने के लिए छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स. देन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, केमिकल रिएक्शंस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं. हॉर्मोन्स ज़रूरी हैं, हॉर्मोन्स जैसे कि केमिकल मैसेंजर्स, ये रेगुलेट करते हैं बॉडी की फंक्शंस को. वेस्टेज जैसे कि यूरिया हो गया जो कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया रेस्पिरेशन से जो हमें मिलता है, जो कि रिमूव होना बहुत ज़रूरी है बॉडी से, ये सब वेस्टेज हैं. गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमें मतलब रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो मिल रहा है हमें. इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ये सब हेल्प करता है फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर फंक्शन ऑफ द नर्व एंड मसल्स के लिए. तो हमने यही पढ़ा कि प्लाज्मा में 92 to 93% वाटर है एंड बाकी 7 to 8% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं. कौन कौन से वो हमने सब देख लिए. अब ये जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं ये हमारी प्लाज्मा को अलाउ करता है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एंड वेस्टेज को थ्रू आउट द बॉडी और हेल्प कर सके हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने में. अब ये जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, ये बॉडी को हेल्प करते हैं कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस. तो दो तरीके होते हैं इसको करने के. पहला होता है पीएच कंट्रोल यानी कि एसिड बेस बैलेंस. दूसरा होता है ऑस्मोलैलिटी कंट्रोल, जैसे वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस. पीएच कंट्रोल में प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा के पास बफर्स होते हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट आयंस जो कि ब्लड की पीएच को क्या करते हैं? नैरो हेल्दी रेंज के अंदर रखते हैं. वो क्या रेंज क्या है? 7.35 to 7.45. ये जो बैलेंस है ये ज़रूरी है एंजाइम्स के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें. अब ऑस्मोलैलिटी कंट्रोल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, ये रेगुलेट करते हैं पानी के मूवमेंट को ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, जिसकी वजह से ये फ्लूइड्स को बैलेंस करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स. प्रॉपर ऑस्मोलैलिटी इंश्योर करती है कि सेल्स ना तो श्रिंक करेंगे ना ही स्वेल करेंगे एबनॉर्मली और बॉडी की इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे. देन इन सब फैक्टर्स को कंट्रोल करके ये जो सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा में, ये बॉडी के सिस्टम को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमें. जो भी सडन चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं. अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा होगा कि डॉक्टर्स ज़्यादातर 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि आइसोटोनिक, इस सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं. नॉर्मल सेलाइन होता है ये हमारा. क्यों करते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो इस सोल्यूशन में यानी कि 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन, जिसे कि हम आइसोटोनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, इस सोल्यूशन में वो स्टेबल रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेम सॉल्ट, इसमें जो हमारी ब्लड की प्लाज्मा में जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है, सेम सॉल्ट कंसनट्रेशन 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा और आरबीसीज दोनों में क्या होता है कि सेम सॉल्ट कंसनट्रेशन है,
तो पानी ना तो अंदर जाता ना बाहर जाता सेल्स के, मतलब अंदर जाएगा और बाहर जाएगा लेकिन इक्वल रेट से जाएगा, ठीक है। और सेल्स क्या करेगा, रिटेन करेगा अपने नॉर्मल शेप एंड साइज़ को। तो हमने ये पढ़ा अभी तक कि जो आरबीसीज हैं वो नॉर्मल रहते हैं 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन में, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन या आइसोटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट सोल्यूशन होती है हमारी वो सिमिलर होती है एज ब्लड प्लाज्मा। तो जो पानी की मूवमेंट होती है वो इक्वल होती है इन एंड आउट, जिसकी वजह से हमारा सेल्स की नॉर्मल शेप एस रिटेन रहती है, नॉर्मल शेप एंड साइज उसका रहता है, वो एबनॉर्मली स्वेल नहीं करेगा। अगर एबनॉर्मली मान लो अगर जो सोल्यूशन है बाहर वाला वो हाइपोटोनिक हुआ तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पानी फिल हो जाएगा सेल के अंदर, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मली स्वेल करने लगेगा और उसकी वजह से वो बर्स्ट हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन ना आए इसके लिए आरबीसीज जो नॉर्मली रहती है वो, अगर हमें आरबीसीज को प्लेस करना है तो किस तरीके के सोल्यूशन में करेंगे, हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में, यानी कि 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन में करेंगे। यही रीज़न है कि डॉक्टर्स हमारा इस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा तो। देन जो हमारा सोल्यूशन होता है अगर वो हाइपोटोनिक हुआ, मतलब कि बाहर जो सोल्यूशन हमने देखा कि अगर बाहर आइसोटोनिक सोल्यूशन है यानी कि 0.9% लेस 0.9% सॉल्ट सोल्यूशन है तो आरबीसीज नॉर्मल शेप में रहेंगे। लेकिन अगर बाहर का सोल्यूशन में कम सॉल्ट है यानी कि वो हाइपोटोनिक है इंस्टेड ऑफ आइसोटोनिक, तो वाटर क्या करेगा, आरबीसीज के अंदर फिल कर जाएगा बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से जो आरबीसी के सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा उनके अंदर तो आरबीसीज बर्स्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइसिस। तो 0.9% आइसोटोनिक सेलाइन हमारी आरबीसीज को स्टेबल रखती हैं, लेकिन हाइपोटोनिक फ्लूइड्स स्वेलिंग और बर्स्टिंग करते हैं जिसे बोलते हैं हीमोलिसिस ड्यू टू द एक्सेस वाटर इनटेक बाय द सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना वो हमारे लिवर में बनते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और 50 से 80% ग्लोबुलिन्स। सारे ग्लोबुलिन्स नहीं बनते, सिर्फ 50 से 80% ग्लोबुलिन्स बनते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है, बहुत ज़्यादा मेजर प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर और में को मेंटेन करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फाइब्रिनोजन एक क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। देन फिर 50 से 80% ग्लोबुलिन्स हैं, ये भी प्रोटीन्स का ही ग्रुप है जो कि जिनके अलग अलग रोल्स हैं, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, अलग अलग रोल्स हैं। अब एक गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़, ये हमारे लिवर के अंदर नहीं बनते। ये कहाँ बनते हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ में बनते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, और इन्हें कौन बनाता है, बी सेल्स बनाते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हेल्प करती हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बाय फाइटिंग द इन्फेक्शंस। तो हमें याद रखना है कि हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादातर लिवर के अंदर बनता है, जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन है 50 से 80% ग्लोबुलिन्स। लेकिन कुछ ग्लोबुलिन्स हैं जैसे कि गामा ग्लोबुलिन्स जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं, वो लिवर के अंदर नहीं बनती, वो लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर बनती हैं और उन्हें बी सेल्स बनाते हैं और वो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से लड़ने में। कुछ प्रोटीन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनके पास शुगर मॉलिक्यूल्स उनसे अटैच होते हैं जिनको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो शुगर ग्रुप्स होते हैं ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में, सिग्नलिंग में, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन्स में। लेकिन जो एल्ब्यूमिन होते हैं और बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनमें शुगर अटैचमेंट्स नहीं होती, इसकी वजह से उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं बोलते और उनके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं वो सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स दैट आर ग्लाइकोसाइलेटेड। तो हमने यही देखा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो हमारे कुछ एल्ब्यूमिन्स और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होते, इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं होते और ठीक है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटीन्स ऑफ द बॉडी दैट आर ग्लाइकोसाइलेटेड, या फिर हम बोलेंगे अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। अब क्या होता है जब हमारा लिवर डैमेज हो जाता है ना, जिस कंडीशन जैसे कि सिरोसिस में, तो वो ना इनफ प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता। हमने ये पढ़ा ना अभी कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं। तो अगर हमारा लिवर ख़राब हो जाता है जैसे कि सिरोसिस में, तो वो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बना इनफ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बना पाता, जैसे कि एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है तो एक फोर्स होता है जो कि
पानी को ब्लड वेसल के अंदर वापस खींचता है और मतलब उस फ्लूइड को एस्केप करने से रोकता है, उसको बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उस कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है हमारा एल्ब्यूमिन। और लिवर अगर डैमेज हो गया यानी कि जैसे कि सिरोसिस में, तो वो इनफ एल्ब्यूमिन्स नहीं बना पा रहे, इनफ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं बना पा रहे। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स रिड्यूस हो गए तो बहुत ज़्यादा पानी का मतलब क्या बोलते हैं लॉस हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होएगा, एकदम से ब्लड का कम हो जाएगा, पानी मूव होने लगेगा ब्लड वेसल्स के बाहर, क्योंकि जब एल्ब्यूमिन क्या था कि उस पानी को पुल कर रहा था इनसाइड द ब्लड वेसल्स, लेकिन एल्ब्यूमिन इतना बन नहीं पा रहा, तो ब्लड वेसल्स क्या है कि पानी को लॉस करना शुरू कर देंगे सराउंडिंग टिश्यूज़ में। तो जब सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिमा। अब हमारी ना एक डेफिशिएंसी होती है जो कि इनहेरिटेड होती है, जिसे बोलते हैं हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं AAT। अब यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी क्या होती है कि ज़्यादा इनफ प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं बना पाती, मतलब कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, वो बॉडी इनफ नहीं बना पाती एक कंडीशन में जो कि इनहेरिटेड है, जिसे बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन्स होते हैं वो टिश्यूज़ को, जैसे कि लंग्स, स्पेशली लंग्स के टिश्यूज़ को, वो इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन के दौरान एंजाइम्स से डैमेज होने से बचाते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज करते हैं लंग्स के टिश्यूज़ को, लेकिन AAT क्या होएगा कि उस दौरान इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के दौरान उन एंजाइम्स से उनको डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन अगर इनफ AAT नहीं हुआ, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ज़्यादा इनफ नहीं हुआ, तो जो लंग्स हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे, हार्म होएंगे, क्योंकि जैसे कि किस कंडीशन में, एम्फाइजीमिया, जो कि एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जिसमें कि जो हमारे एयर सैक्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनफ AAT नहीं था, तो वो इतना जो लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज होने से नहीं बचा पाया। लिवर कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बिकॉज एबनॉर्मल AAT कैन, और जब वो इनफ नहीं बना पा रहा, बहुत सारा AAT हमारा लिवर सेल्स के अंदर बिल्डअप हो जाएगा। ये भी कंडीशन होती है कि जिसमें कि AAT लिवर सेल्स के अंदर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैरिंग और लिवर डैमेज होता है। लिवर का डैमेज और स्कैरिंग होता है अगर एबनॉर्मल AAT बनेगा और वो बिल्डअप होता रहेगा लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन पढ़ी, एक तो बहुत ज़्यादा विदाउट इनफ AAT क्या होएगा कि लंग्स डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि वो एंजाइम से डैमेज होने से नहीं बचा पाएगा एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस। और अगर बहुत ज़्यादा AAT बिल्डअप हो गया लिवर सेल्स के अंदर, तो उसके दौरान लिवर क्या होएगा, डैमेज हो जाएगा, स्कैरिंग होएगी उसमें। जब बॉडी फेस करती है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, तो ये ट्रिगर करती है एक रिस्पॉन्स को, जिसे बोलते हैं एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। ये बॉडी का एक तरीका है, क्विक तरीका है प्रोटेक्ट करने का खुद को। इस रिस्पॉन्स के दौरान कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इनकी मात्रा यानी कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसमें से एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे बोलते हैं AGP। नॉर्मली जो AGP होता है वो स्मॉल अमाउंट्स में होता है हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन इन्फ्लेमेशन के दौरान इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। इस बढ़ने को, इस राइस को ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को मैनेज करने में और कंट्रोल करने में इन्फ्लेमेशन को एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो हमने यही पढ़ा कि एक हमारा प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जिसे बोलते हैं हम अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये नॉर्मली कम होता है हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन इन्फ्लेमेशन के दौरान ये बढ़ जाता है ताकि ये बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचा सके, और ये एक तरीके से डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। अब हर एक प्लाज्मा प्रोटीन का ना अपना एक अलग अलग जॉब है बॉडी के अंदर। जैसे कि एल्ब्यूमिन्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। ये हेल्प करते हैं कि ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक राइट बैलेंस बना रहे पानी को लेके, मतलब कि ऑस्मोटिक बैलेंस को ही मेंटेन करते हैं। ये हार्मोन्स को भी कैरी करते हैं, फैटी एसिड्स को कैरी करते हैं, एंड बाकी सब्सटेंसेस को भी ब्लड के अंदर कैरी करते हैं। ग्लोब्यूलिन्स क्या करते हैं कि इंक्लूड करते हैं एंटीबॉडीज़, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और ये हेल्प करते हैं इन्फेक्शंस को फाइट करने में। कुछ ग्लोबुलिन्स होते हैं जो कैरी करते हैं फैट्स को, वाइटामिन्स को, एंड बाकी अदर मॉलिक्यूल्स को थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। फाइब्रिनोजन हमने पढ़ा कि क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि लिवर के अंदर बनता है,
जब ब्लीडिंग होती है तो उस दौरान फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है हमारा फाइब्रिन के अंदर, ताकि वो क्लॉट बना सके और फर्दर ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। सो हमने आज पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड और कैसे प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये प्रोटीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में, इम्यूनिटी और ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस को में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड अंडर द एनिमल फिजियोलॉजी।